हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर रविचंद्रन फिजिक्स डिपार्टमेंट बीएमडी कॉलेज दयालपुर से बोल रहा हूँ। जैसा कि आप लोगों को याद होगा कि लास्ट क्लास में हमने कार्डिनल पॉइंट्स किया था, ठीक है, जो बीएससी सेकेंड ईयर पेपर थर्ड का ग्रुप ए का टॉपिक है, ऑप्टिक्स से रिलेटेड है। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, ठीक, लेंस फॉर्मूला। ओके, इसको कैसे डिराइव किया गया उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसको पढ़ने से पहले दो चीज़ें हमें याद रखना है। पहला, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता था? जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाती है, ठीक है, या तो उसकी स्पीड कम हो जाती है या तो उसकी स्पीड ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। आपको वो टर्म याद होने चाहिए, रेयरर टू डेंसर और डेंसर टू रेयरर, ठीक है। ओके, तो रिफ्रैक्शन फार्मूला थ्रू स्फेरिकल सरफेस, ये आपने क्लास 12th में ही पढ़ा है। तो स्फेरिकल सरफेस मतलब स्फेयर की तरह जिसका सरफेस हो, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा हो, μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 बाई आर। याद कीजिए, म्यू का मतलब क्या होता था? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, यानी वो कितना रेयरर है या कितना डेंसर है। हम अपनी भाषा में बोले कितना हल्का है, जिसके थ्रू जब लाइट जाती हो तो मैक्सिमम स्पीड में, और कितना भारी है जिसके थ्रू जब लाइट जाती हो तो मिनिमम कितना उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है स्पीड। और यू क्या था? यू एक सिंबॉलिक टर्म था, किसके लिए? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए, ऑप्टिकल सेंटर से या पोल से कितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसका इमेज वी है। वो क्या था? ये भी एक डिस्टेंस होता था जिसका मेजरमेंट ऑप्टिकल सेंटर या पोल से किया जाता है जहाँ पे इमेज बन रहा है, ठीक है। और μ1 और μ2 क्या हो गया? दो अलग अलग मीडियम हो गया। μ1 का मतलब जब लाइट जहाँ से आ रही है, μ2 का मतलब जब लाइट दूसरे मीडियम में जा रही है, ठीक है। यहाँ भी वही चीज़ है, μ2 माइनस μ1 बाय आर, ठीक है। तो यहाँ पे आर क्या होता था? रेडियस ऑफ स्फेरिकल सरफेस। आई होप ये आपको याद आ गया होगा। तो अब आते हैं हम लोग, ठीक, लेंस फार्मूला कैसे डिराइव किया जाता है। तो लास्ट क्लास में हमने कार्डिनल पॉइंट जब पढ़ा था थिक लेंस का, तो उसमें हमने 6 कार्डिनल पॉइंट्स के बारे में हमने चर्चा किया था। वो आपको याद ही होगा, पिछले वीडियो को देख सकते हैं। और फिर मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये यहाँ पे हम लोग नोट्स को ब्रीफिंग कर रहे हैं। ये सारे नोट्स प्रॉपरली आपके कॉलेज के वेबसाइट पे रिस्पेक्टिव ईयर में डाल दिया गया है। आप लोग वहाँ से नोट्स डाउनलोड करके फिर इस वीडियो को देखते हुए समझ सकते हैं, ठीक है। तो थिक लेंस फार्मूला में आप देख सकते हैं कि एक थिक लेंस कैसा होता है, ये है, हमने लास्ट क्लास में चर्चा किया था। यहाँ मान लीजिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहीं नहीं दिखाया गया, तो एक ऑब्जेक्ट मान लेते हैं कि इन्फिनिटी पे है, तो इन्फिनिटी से जब रे आएगी तो हमेशा पैरेलल रहेगी। तो प्रिंसिपल एक्सिस से ये जो रे आ रही है उस ऑब्जेक्ट से जो इन्फिनिटी पे है, जो हमें दिख नहीं रहा, वो अगर पैरेलल होता है तो याद कीजिए फिर क्या होता है? रिफ्रैक्ट होने के बाद, यानी कि अपवर्तित होने के बाद वो फोकस के थ्रू पास हो जाती है। ओके, तो यहाँ पे वही चीज़ दिखाया गया है। नेमिंग किया गया है कि एक फर्स्ट सरफेस पे जहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस कट कर रही है वो P1 है, सेकेंड सरफेस पे वो P2 है, ठीक है। फिर इसके बाद एक एक्सिस ऐसे लिया गया, यहाँ पे एक नोडल पॉइंट है, यहाँ पे डाल दिया गया, ठीक है। ओके, फिर इसके बाद यहाँ पे एक ये H1 H2 नेमिंग किया गया। नेमिंग आप देख सकते हो, ये इसका थिक, ये जो है P1 और P2 के बीच का जो भी डिस्टेंस है उसको थिकनेस T ले लिया गया। ये फोकल पॉइंट हो गया। तो इस सरफेस के लिए तो इसका फोकल पॉइंट ऑप्टिकल सेंटर से कितना है डिस्टेंस, वो ले लिया, उसको F से इंडिकेट करते हैं, तो इस डिस्टेंस को फोकल लेंथ बोला जाता है। फिर यहाँ पे दिखाया गया कि डॉटेड है। डॉटेड का मतलब ये हुआ कि जब ये रे आ रही थी तो अगर ये सरफेस अगर नहीं होता तो ये रे यहाँ पे आती, लेकिन चूंकि अब सेकंड आ गया तो उसकी वजह से इसको और बेंड होना पड़ा, वो फाइनली यहाँ पे आया। तो यूँ कहें कि फर्स्ट के द्वारा इमेज एस पे बनता, लेकिन इसके द्वारा यानी कि फाइनल इमेज इस पूरे कंबाइंड थिक लेंस की वजह से फाइनली F2 पे आया। क्लियर है यहाँ तक? ओके, तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि फॉर फर्स्ट सरफेस, ये है फर्स्ट सरफेस हमारा, μ1 1 है। 1 क्यों? क्योंकि
इस थिक लेंस से बाहर का मीडियम जहाँ से लाइट आ रही है, तो वो फर्स्ट मीडियम क्या हो गया? एयर मीडियम। अगर कोई चर्चा नहीं है तो हम मान के चलेंगे एयर यानी कि वायु वाला मीडियम है, जैसे नॉर्मली हम लोग यहाँ पे हैं, ठीक है। तो μ1 1 है, μ2 जो है आप देख सकते हो μ2 कहाँ पे है? इसके अंदर, क्योंकि लाइट सेकेंड मीडियम में यानी लेंस के अंदर जा रही है, तो μ2 क्या हो गया? म्यू मान लिया हमने, ठीक है। u है, ये ध्यान रहे, सिंबल पे ध्यान देना, ये म्यू है, म्यू, m फॉर मंकी और म्यू, तो μ2 म्यू है और ये u है। तो u की वैल्यू मैंने इन्फिनिटी रखा यानी अनंत पे है, u की वैल्यू इन्फिनिटी पे, क्योंकि यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट दिखाया ही नहीं, ठीक है। और v क्या है? याद कीजिए, v के बारे में मैंने क्या बोला? फाइनल इमेज हमारा कहाँ बनता? यहाँ पे, लेकिन चूंकि वो इसकी वजह से बनता, लेकिन अभी हम चर्चा कर रहे हैं फर्स्ट सरफेस की। तो फर्स्ट सरफेस के लिए इसको मान लो कि ये नहीं है, जब ये नहीं है तो सिर्फ ये बचा, तो इसकी वजह से यहाँ बनना था इमेज, तो ये इमेज होता इस सरफेस के लिए, तो उसका डिस्टेंस P1s होता। तो यही है v = P1s। तो अब अगर हम ये रिफ्रैक्टिंग फार्मूला लगा लें, μ2/v माइनस μ1/u = μ2 माइनस μ1/r, तो आप देख सकते हो μ1 फर्स्ट मीडियम है, सेकेंड मीडियम यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यहाँ पे इमेज डिस्टेंस, ये है सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये है फर्स्ट मीडियम का, और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो उसके अनुसार यहाँ पे क्या हो जाता? μ2/v, तो ध्यान से देखिए μ2/v, ठीक है। μ2 तो μ2 म्यू है, तो μ/v, v हमारा P1s है, माइनस μ1 हमारा 1 है, बाई, आप फॉर्मूले पे चले जाना देखना, और u हमारा इन्फिनिटी है, = μ2 माइनस μ1, μ2 म्यू है और μ1 1 है, माइनस अपॉन r1, हमने ये इसका हमने मान लिया कि रेडियस r1 है, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसको बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन 1 हुआ। इसी तरह जब हम सेकंड सरफेस के लिए करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट जो होगा इसके द्वारा बनाया गया इमेज होगा, यानी कि इसका इमेज यहाँ बना था, तो ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट हो गया, और फाइनल इमेज इसके द्वारा जो बनाया जाएगा वो F2 पे आएगा। क्लियर है? तो अब बताइए कि वो उस केस में u क्या होता, यानी कि इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये हो गया, क्योंकि इसके द्वारा जो इमेज बना वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है। तो P2s हमारा u है, ओके। फिर इसके बाद v जो फाइनल इमेज इसके वजह से बना वो कहाँ पे बना? F2 पे, तो P2 F2, क्योंकि इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से लेते हैं, तो ये सेंटर यहाँ पे रहता है, तो चूँकि हम सेंटर बहुत ही क्लोज होता है तो हम P2 ले लें चाहे यहाँ ले लें, एक ही बात। तो P2 F2, तो v हमारा P2 F2 हो गया, और r क्या होगा? यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये इसका हम मान लेते हैं r2, ठीक है। तो अब यही फॉर्मूला जो रिफ्रैक्शन का है, जो ये वाला स्फेरिकल, यहाँ इसके लिए लगाएंगे तो आप पाएंगे कि ये हमारा आ रहा है। देखिए सेकेंड सरफेस के लिए 1/P2 F2 = μ/P2s + 1। फिर से मैं चर्चा कर दूँ ये चीज़ कैसे हुआ। फॉर्मूला होता μ2/v, μ2 हमारा यानी सेकेंड मीडियम क्या हो जाता है? सेकेंड मीडियम उसका लेंस था, ध्यान देना, μ2/v, तो सेकेंड लेंस क्या था, ठीक है। और फिर μ2 तो सेकेंड P2 ये आता, ठीक है, और चूँकि वो लेफ्ट में रहता तो माइनस में रहता, ठीक है। और फिर माइनस μ1 यानी कि 1 यानी फर्स्ट मीडियम 1/P2 F2, तो ये हमारा P2 F2 आ गया, ठीक है। यहाँ तक तो माइनस में जो था उसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, और ये तो पता ही है μ2 माइनस μ1, तो μ2 इस बार क्या हो गया? फाइनली कहाँ आ गया? एयर में आ गया, तो 1, और माइनस μ1 का मतलब म्यू यानी अंदर में लेंस में बना, और बाई r, तो इस तरह से हमारा सेकेंड भी आ गया, ठीक है। अब यहाँ से आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिलाऊँ कि हमें एक चीज़ कॉन्सेप्ट याद रहना चाहिए, सिमिलर ट्रायंगल का। सिमिलर ट्रायंगल किसको बोलते हैं? जहाँ पे दो एंगल सेम हो, ठीक है। तो मैं ज़रा ध्यान दिलाऊं कि A2F2H2, तो ज़रा देखिए A2 हमारा कहाँ पे है? A2F2H2, तो ये पूरा एक क्या हो गया? देख सकते हो समकोण त्रिभुज बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। फिर इसी तरह क्या दिया? RF2P2, तो ज़रा ढूंढ लेते हैं
हाँ सॉरी R1 है, तो R1 F2 P2, तो R1 का मतलब इसके लिए वो इस तरफ है, ठीक है। तो R1 यही रहता, F2 P2, तो ये बना, ठीक है, ये बन गया। तो ज़रा देखिए, तो ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। तो आप कहोगे सर ये तो कर्व है, तो कर्व इतना अपर्चर कम होता है कि आप इसको परपेंडिकुलर लाइन मान सकते हो, ठीक है। तो ये भी राइट एंगल ट्रायंगल, और इससे पहले हमने ये भी लिया था, ठीक है, ये वाला। तो इसमें ये 90 है, तो ये भी 90 है। इस ट्रायंगल में ये अगर एंगल है, तो इस ट्रायंगल में भी ये एंगल है, तो दोनों का एंगल सेम हो गया। तो क्या दो एंगल सेम हुआ, तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता है, कॉन्ग्रुएंसी सॉरी माय बैड, कॉन्ग्रुएंसी नहीं, सिमिलर ट्रायंगल। तो सिमिलर ट्रायंगल, मेरी गलती है, सिमिलर ट्रायंगल बोल रहा हूँ। तो सिमिलर ट्रायंगल जो है, तो सिमिलर ट्रायंगल में क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब अगर हम ये ट्रायंगल लिया और ये ट्रायंगल लेंगे, तो दिस अपॉन दिस, और फिर इसी तरह दिस अपॉन दिस, ये इक्वल हुआ। मेरे कहने का मतलब है कि A2H2 अपॉन RP2, फिर इसी तरह F2H2 अपॉन F2P2। तो ये चीज़ वहीं से लिया गया। तो आप देख सकते हो H2F2 बाई P2F2 इक्वल्स टू H1 बाई H2। तो ये बन गया P1S बाई P2S, जो अभी मैंने बताया। इसी तरह दूसरा ट्रायंगल QS4 P1 और RSP2। तो आप देख सकते हो Q यहाँ पे है, QS क्या लिखा हुआ है, QSP1। तो QS हमारा कहाँ पे है, S, और P1 हमारा क्या है, ये। तो ये ट्रायंगल हो गया, यहाँ भी हम लोग मान लेंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल है। और फिर दूसरा RSP2, तो फिर से आ जाइए R पे, RS और P2। तो फिर से आप देख सकते हो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल में 90 है, तो ये भी 90 है। ये कॉमन एंगल है, तो इस ट्रायंगल में भी ये कॉमन एंगल, तो ये भी हो गया कॉरस्पॉन्डिंग। तो उसके अनुसार हम क्या ले लेंगे, ये कंडीशन ले लेंगे। तो उससे हमारा 1/P2F2 इक्वल्स टू 1/F P1S बाई P2S आ गया। तो ये रिलेशन आ गया। अब ध्यान से देखिए कि इस इक्वेशन में 1/P2F2 है, तो ये वैल्यू हम डाल देंगे यहाँ से वहाँ पे। तो डालने के बाद आप देख सकते हो कि जब ये यहाँ पे आएगा, ठीक है, और इसको जो है हम यहाँ पे रखेंगे, तो ये चीज़ यहाँ पे रखते हुए इसी से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, तो ये गायब हो जाएगा लेफ्ट साइड से। तो यहाँ पर बचेगा 1/F, और यहाँ पे डिवाइड करने का मतलब क्या कैंसिल हो जाएगा, P1S कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा P2S। और यहाँ पे डिवाइड करने पे ये पूरा टर्म गायब हो जाएगा, तो बचेगा, ये उल्टा हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये इसमें डिवाइड करेंगे ये, तो ये बन जाएगा ऊपर और ये नीचे आ जाएगा, तो ये आ गया। तो इस तरीके से रिलेशन आ गया 1/F में। इसको इक्वेशन 4 कर दिया। अब आप देखिए कि P2S और P2S क्या है, ज़रा देखिए एक बार। P2S ये है। अगर ये P2S निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, इस P1S में P1 P2 माइनस कर दें, तो यही बचेगा ना। यानी P2S के जगह पे इस टोटल में ये माइनस कर दें, तो यही बचेगा। तो यानी P2S की जगह पे लिख सकते हैं P1S माइनस T, क्योंकि T क्या है, P1 और P2 के बीच का डिस्टेंस। तो यहाँ पे वही डाल दिया। तो यही इक्वेशन 4 में डाल देंगे फिर से। कहाँ पे, P2S जहाँ दिख रहा है वहाँ पे, जब वहाँ पे डालोगे P2S की जगह पे ये टर्म और उसके नीचे ये डिवाइड करोगे, तो ये अलग अलग डिवाइड करते वक्त क्या हो जाएगा, 1 माइनस T बाई P1S हो जाएगा। तो यानी हमारा इक्वेशन 4 ये बन जाएगा फिर से। अब इन दोनों में आप ध्यान से देखिए कि 1/F हमारा अगर ये आया इतनी वैल्यू, और ये म्यू बाई P1S, मैं आपको फिर से ले जाता हूँ इक्वेशन 1 पे। तो ज़रा देखिए इक्वेशन 1 क्या था, ये म्यू बाई P1S की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/∞ की वैल्यू आप लोग को मालूम होगा कि इन्फिनिटी अगर नीचे होता तो ये 0 हो जाता, यानी इसकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ ये है। तो ये वैल्यू अगर हम यहाँ पे डाल देंगे, यानी म्यू बाई PS1 वैल्यू आपको दिख रहा होगा कि म्यू बाई PS1 कहाँ पर है, ये, तो उसकी जगह पे ये डाल दिया। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, ये यहाँ भी कॉमन लिया जा सकता है, तो म्यू माइनस 1 टोटल में कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा 1/R1 माइनस 1/R2 और प्लस एक कॉमन हो गया तो बचा T टाइम्स ऑफ म्यू माइनस 1 अपॉन, और नीचे तो वही रह जाएगा। इस तरीके से ये थिक लेंस फॉर्मूला आ गया।
बाकी नोट्स वहाँ पे प्रॉपरली है। आई होप ये अच्छी तरह आपको समझ में आया, और कैसा लगा ये ज़रूर बताएंगे। थैंक यू सो मच।